नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी आप लोगों का अपने YouTube चैनल करियर जंक्शन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास जो हम लोग पढ़े थे, जो पिछली क्लास लगी थी, देखिए दो चल रहा, एक हम लोगों का राज्य व्यवस्था चल रहा है पॉलिटी, और एक ज्योग्राफी चल रही है। ज्योग्राफी का एक इंट्रोडक्शन क्लास केवल हमने पढ़ा था, चैनल पे पढ़ा था। आज जो हम लोग को पढ़ा, उस दिन हमने आपको बताया था कि जो भूगोल, इसकी परिभाषा वगैरह हो गया था। अब थोड़ा सा हम आपको फिर से बता देते हैं। उस दिन हमको बताया था कि भूगोल जो है ये दो शब्दों से मिला के बना हुआ है। एक शब्द है आपका जियो, और जियो का मतलब होता है अर्थ, और दूसरा शब्द है आपका ग्राफी, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, यानी पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। यहाँ पे ये सब हमारा डिफिनीशन पिछली क्लास में हो गया था। यहाँ पे हमने एक चीज़ और बताया था कि जो वहाँ पे दो तीन क्वेश्चन उस टॉपिक से बने थे, छोटा सा क्लास था वो। पहला ये कि इसका अर्थ भी आपसे पूछ लेता है, तो भूगोल यानी जियो, जियो का जो अर्थ होता है वो, यानी जो उसका मीनिंग होता है वो अर्थ यानी पृथ्वी होता है। ग्राफी का मतलब अध्ययन होता है, यानी स्टडी होता है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि जियोग्राफी शब्द किसने दिया? तो अब स्थनीज महोदय ने जो जियोग्राफी शब्द दिया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी जियोग्राफिया, और जियोग्राफिया को ही हम लोग जब यूके इंग्लिश में उसका अनुवाद करते हैं तो उसी को जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। उसी का हिंदी अनुवाद है जो हम लोगों का भूगोल। वहाँ पे एक क्वेश्चन और था, दो क्वेश्चन वहाँ पे थे। एक तो ये जियोग्राफी शब्द किसने दिया, और दूसरा एक ये था कि फादर ऑफ जियोग्राफी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ जियोग्राफी दो चीज़, एक तो इसके जो फादर जियोग्राफी स्थनीज महोदय हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने नदी, पहाड़, पर्वत यानी भौतिक चीज़ों के अध्ययन के लिए किताब लिखी जिसका नाम था जियोग्राफिया। लेकिन कहीं कहीं किताबों में आपको हिकैटियस भी मिलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हिकैटियस फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी के तौर पे उनको लिया जाता है, यानी उन्होंने प्रादेशिक भूगोल का जनक उन्हें माना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक, तो स्थनीज महोदय आते हैं उसमें। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था क्यों आते हैं, उसमें एक बार फिर जान लीजिए। कारण ये है कि देखिए, इससे पहले जब ज्योग्राफी हमारी, यानी जब भूगोल को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया गया करीब 18वीं शताब्दी में, उससे पहले भी जब आप भारत का इतिहास देखिए, बहुत पुराना ना जाए पूरे विश्व में बजाय, केवल भारत में आइए, तो भारत का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो समय यानी जब लिखा गया तो ये 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के मध्य में लिखा गया। भारत की सबसे पुरानी ग्रंथ है। अब इस काल में तो ज्योग्राफी थी नहीं, यानी भूगोल तो था नहीं इस समय, या लेकिन अब बात ये आता है कि अगर हमें उस समय यानी जब ये 1500 से लेकर के 1000 बीसी के मध्य में जो समय है, अगर इसके बारे में अगर ये जानना हो कि इस समय नदियाँ कौन कौन सी थी, मिट्टी कैसी थी, कृषि कैसे होती थी, लोगों का कल्चर कैसे होता था, धर्म क्या था, अगर इन सब बारे में जानना है तो देखिए, आज अगर हमें जानना है, अगर आज हमें जानना है कि राजनीतिक व्यवस्था वर्तमान की कैसी है, तो हम पॉलिटिकल साइंस उठा लेते हैं। अगर आज हमें जानना हो कि आज की सामाजिक व्यवस्था के सोशियोलॉजी उठा लेते हैं। अगर आज हमें जानना हो कि वर्तमान में मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, तो हम लोग ज्योग्राफी उठा लेते हैं। लेकिन इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किया नहीं जाता था। भाई, अगर आप ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद की अगर इस काल की इकोनॉमिकल कंडीशन आपको जानी, यानी इस काल की अर्थव्यवस्था जाननी है, तो आप जानेंगे कि इस समय का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? कृषि। कृषि प्लस पशु पालन था। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेदिक प्रारंभिक में पहले पशुपालन मुख्य था, कृषि सेकंड नंबर पे आता था। लेकिन जैसे जैसे लोहे की खोज हुई, जब लोहे की खोज हुई तो लोगों ने कुल्हाड़ी बनाया, कुल्हाड़ी से जंगल काटे, जमीन मिला उन्हें, और उसमें खेत को जोतने के लिए क्षमता भी बढ़ गई लोहे के आविष्कार से। कुदार, फावड़े और तमाम सारे यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिससे जोतने की क्षमता बढ़ गई। और जब जोतने की क्षमता बढ़ी तो बीज का रोपण भी बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे धीरे धीरे लोग क्या करने लगे कि पशुपालन से
कृषि की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो बाद में कृषि प्रमुख हो गया, पशुपालन सेकंड हो गया। जब हम इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे, तो हम उसको आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाएंगे, थोड़ा यहाँ समझिए। तो इस समय की जो इकोनॉमिकल कंडीशन यानी जो एक्टिविटी थी वो कृषि प्लस पशुपालन था। दूसरा, इस काल की जो कर व्यवस्था थी, दोस्तों एक बार बहुत बार इतिहास में पूछा था कि ऋग्वेद में कर व्यवस्था कैसी थी, अस्थाई थी कि अस्थाई थी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में कर व्यवस्था अस्थाई थी। अस्थाई का सेंस ये होता है कि आज जैसे निश्चित है कि आप 5 लाख तक कमाते हैं तो 30%, उससे ज़्यादा कमाते हैं तो इतना % जीएसटी, सब चीज़ें फिक्स हैं कि इस वस्तु पे इतना लगेगा, इस वस्तु पे इतनी इनकम तो इतना देना पड़ेगा। लेकिन ये अस्थाई हो गया। अस्थाई का मतलब क्या होता है कि कोई फिक्स नहीं था, लोग स्वेच्छा से राजा को कुछ देते थे जिससे उसका खर्चा चलता था, और उसी को ऋग्वेद में कहा गया है बलि। और बलि का शाब्दिक अर्थ होता है उपहार। तो ये कर यानी कर जो दिया जाता था अस्थाई होता था, उसे बलि कहते थे। लेकिन अगर बलि का शाब्दिक अर्थ खोजना हो तो उपहार होता है। ये इस काल की इकोनॉमिकल व्यवस्था थी। लेकिन अब कोई अर्थशास्त्र तो था नहीं उस समय, तो क्या था, ऋग्वेद ही था, और ऋग्वेद में ही इसका उल्लेख मिलता है। तो यानी उस काल की, अगर ऋग्वेदिक काल की 1500 से 1000 BC के बीच का अगर आपको इकोनॉमिकल कंडीशन जाननी है, यानी उस समय आर्थिक गतिविधियां कैसी थी, तो आपको कौन सा किताब उठाना पड़ेगा, ऋग्वेद उठाना पड़ेगा। इस काल की अगर हम लोग सामाजिक व्यवस्था देखें तो आपको पता है वर्ण व्यवस्था इसी काल में आया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख है, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था आया। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सामाजिक व्यवस्था थी। बाद में चल करके संस्कार व्यवस्था आई, यानी जो 16 संस्कार होते हैं आपके। आश्रम व्यवस्था आई। पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार था, ठीक। महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, पुरुषों का तो होता ही था, हालांकि बाद में महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया। ये सामाजिक व्यवस्था थी इस समय। कब कैसे मिलेगा, आज अगर देखना हो सामाजिक व्यवस्था तो हम क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान उठाते हैं, सोशियोलॉजी उठाते हैं। लेकिन उस समय क्या उठाना पड़ेगा, ऋग्वेद उठाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इस काल में यानी 1500 से 1000 BC के बीच में आप देखेंगे ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। कुल कितने नदियों का उल्लेख है, 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें जो सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती थी इस काल की। दूसरा, इस काल में पर्वत का उल्लेख है, ठीक, मिट्टी का उल्लेख है। तो ये क्या थे, भूगोल का विषय। आज तो हमें ही पढ़ते हैं, लेकिन उस समय भूगोल तो था नहीं, तो हम कहाँ पढ़ते थे, ऋग्वेद में पढ़ते थे। लेकिन जब 18वीं शताब्दी के लगभग में इरस्थनीज महोदय आए, जर्मनी के थे, जर्मन थे, तो उन्होंने जर्मन भाषा में किताब लिखी जियोग्राफिया, और उस जियोग्राफिया में नदी, पहाड़, पर्वत, मिट्टी, इन सब चीज़ों का उल्लेख किया, और उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं भूगोल। और हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी विषय का जनक वही होता है जो उस विषय को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करे, ठीक। तो इसीलिए अब किताबों में आपको बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन जितने बड़े एग्जाम, चाहे नेट के हों, पीजीटी हो, जो बड़े एग्जाम होते हैं, उसमें आपको एरस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो हेरेटी लिए जाते हैं, उनका क्या है कि वो फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी है। अभी जब ज्योग्राफी और डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ एक एक चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अब यहाँ पे जो पिछली क्लास में हम लोगों का हुआ था, हमने आपको बताया था कि भूगोल वर्तमान में कुछ विद्वान इसके 3 ब्रांच स्थापित करते हैं। एक होता है आपका भौतिक भूगोल, एक होता है आपका मानव भूगोल। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कुछ विद्वान एक जीव भूगोल के नाम से एक अलग स्थापित कर देते हैं, लेकिन जो इसकी मेन मतलब इसका क्लासिफिकेशन है 2 ही है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बात ये करते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या, देखिए पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक आपका थोड़ा सा रिवाइज टाइप हो जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी में यानी भौतिक भूगोल में भौतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जलवायु, समुद्र आ गया, आपका स्थल मंडल आ गया, जल मंडल आ गया, वायुमंडल आ गया, पर्यावरण आ गया, ये सब किस में आ जाते हैं, ब्रह्मांड आ गया, कॉस्मोलॉजी आ गया। यानी भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक
विषयों का अध्ययन किया जाता है या पृथ्वी पर भौतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल। और भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव से संबंधित अध्ययन होते हैं। मानव से देखिए, मानव से संबंध तो ये भी है, लेकिन यहाँ का सेंस ये है कि इसे मानव द्वारा किसी ना किसी रूप में बनाया गया। जैसे कृषि भूगोल, ये क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है। आर्थिक भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है। अधिवास में दो होते हैं, रूरल अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी, ठीक। व्यवहारिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऐसे 10-11 ब्रांच आते हैं इसमें। लेकिन जो हम लोगों को मेन पढ़ना है वो दो ही पढ़ना है इसमें, एक कृषि भूगोल और एक आता है आपका कौन सा? आर्थिक भूगोल। ये आता आपका, ये मेन दो पढ़ना है। बाकी अगर आपको पीजीटी नेट के लिए पढ़ना है तो और ब्रांच है इसमें, जनसंख्या, अधिवास, कृषि सब पढ़ना होता है, तो वो बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ की अगर हम लोग बात करें भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल में जो पहला टॉपिक होता है वो होता है आपका कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान। दूसरा होता है जियोमॉर्फोलॉजी यानी स्थल मंडल जिसे आप कहते हैं। तीसरा है क्लाइमेटोलॉजी यानी आप जिसको जलवायु विज्ञान कहते हैं। ओशिनोलॉजी यानी जिसको आप जो है समुद्र विज्ञान कहते हैं। और एक यहीं पे और होता है इन्वायरमेंट, ठीक। इतने आपको पढ़ने हैं किसमें? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और इंपॉर्टेंट है, ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, कॉस्मोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, और यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट है, और एक जो है ओशिनोलॉजी है। ये सब मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लास मैंने पूरा केवल यही पढ़ाया, इसलिए थोड़ा रिवीजन टाइप का, इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक। इतनी चीज़ें आपको इसमें क्या करनी है? पढ़नी है। पहली टॉपिक जो हमारी है वो कॉस्मोलॉजी है। इसके बाद यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी, जिसमें आप जो 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ने का आधार होता है। अगर आप ज्योग्राफी कभी भी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहे, वास्तव में अगर इसमें कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग टॉपिक होनी चाहिए वो कॉस्मोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से ही पूरे ज्योग्राफी का बेस बनते हुए जाता है। और जैसे जैसे बेस बनता चला जाता है आपको समझते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग, अगर आप कभी भी ज्योग्राफी नहीं छुए हैं तो कोई बात नहीं है, आपको मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। और कभी भी नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने कोई बात नहीं है। बस ये है कि जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ते हुए चलना है आपको, और सिस्टमेटिक पढ़ते हुए चलना है। पूरी ज्योग्राफी इजी हो जाए, ये समझ लीजिए। जितने जीएस हैं, जीएस में सबसे सुंदर विषय होता है ये, सबसे आसान है। लोग कहते हैं टफ है, मेरे हिसाब से आसान है इसलिए क्योंकि इसमें 80% केवल कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये चेंज नहीं होता है। शायद कभी चेंज हो जाए, वो भी बहुत बड़े बड़े शोध होते हैं तो चेंज होता है, नहीं तो नहीं चेंज होता। भाई बलित पर्वत कैसे बनता है? अब जो थ्योरी 1912 1920 में दे दी गई आज भी वही चल रही है। 1961 में जो हेरी हेस ने दे दिया आज भी वही चल रही है। जल्दी चेंज नहीं होते हैं इसमें। और 20% आंकड़े हैं जो फैक्ट होते हैं, तो ये तो हर बार चेंज, हर साल चेंज हो जाते हैं। जैसे इसमें कृषि का आंकड़ा है, माइनिंग का आंकड़ा है, पॉपुलेशन 10 साल पे चेंज हो जाता है। तो कुछ फैक्ट हैं जो चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इतना कवर कर ले गए तो ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, किसी में आते हैं किसी में नहीं आते, तो ये कवर हो जाते हैं हर साल। बाकी ये वाली चीज़ें अगर आप, लेकिन ये समझने के ऊपर, इसमें याद वाद करने वाली कोई चीज़ है वह नहीं। इसको अगर आपके समझ में आ गया तो ज्योग्राफी मतलब कुछ नहीं है। आज पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान। अब ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना है? अपने पूरे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तारा क्या है,
सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, ग्रहों के में कौन कौन से ग्रहों की कौन सी विशेषता है, सूर्य की क्या विशेषता है, ये सब चीज़ें जो हम लोग को इसमें कवर करने हैं। ठीक। अब दोस्तों कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो पहला तो यही पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बनता है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो दो तरीके हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं उसको जानने का। एक आप कह लीजिए एकदम सिंपल है कि आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अब देखिए, एक तो आपने कह दिया कि आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि ब्रह्मांड में जितनी चीजें पाई जाती हैं, ग्रह, तारा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सबके समूह को क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। तो या तो जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जितनी भी आप चीजें जानते हैं, चाहे देख रहे हैं चाहे नहीं देख रहे हैं, सब चीजें किसमें हैं, ब्रह्मांड में है। तो या तो सबका नाम लेकर के कह दीजिए कि इनके समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, और या तो आप कह लीजिए कि आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते। देखिए, अध्ययन के दो तरीके होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, और एक होते हैं स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। दो तरीके, यानी बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ। ये सूक्ष्म से स्थूल की तरफ हो गया, और ये क्या हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हो गया। अब हर विषय का पढ़ने का अपना अलग अलग तरीका होता है। कहीं छोटे से बड़ा जाएंगे, अपना पढ़ाने का भी तरीका होता है, अपना समझने का भी तरीका। कहीं आप छोटे से बड़े जाएंगे तो आपके समझ में आते हुए चला जाएगा, कहीं बड़े से छोटे में आएंगे तो समझते हुए चला जाएगा। अब आप इसको अगर पढ़ेंगे तो अपना समझने का भी तरीका होता है। ज्योग्राफी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ या पढ़ाया हूँ, अगर आपको सही से समझना है तो मुझे लगता है ये वाला टॉपिक सही होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलिए। पहले बड़ा पढ़िए, छोटे की तरफ है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम एक एक को तोड़ते हुए चलेंगे वैसे वैसे चीजें आपको समझते हुए चली जाएंगी, और अंत में आकर के ज्योग्राफी आपके ऊपर आकर खत्म हो जाएगा। यानी आप ब्रह्मांड से शुरू करेंगे, ब्रह्मांड से शुरू करेंगे, और ज्योग्राफी एक दिन जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तो ज्योग्राफी आपके ऊपर आकर के खत्म हो जाएगी। कैसे? हम आपको धीरे धीरे जैसे पढ़ाते चलेंगे आपके समझ में आता चला जाएगा कि कैसे एक एक चीजें तोड़ते हुए आपके ऊपर आकर के ज्योग्राफी अंत में खत्म होगी। लेकिन अगर आप स्वयं से, यानी यहां से अगर आप पढ़ना शुरू किए तो आपके पास इतने कन्फ्यूजन आ जाएंगे कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आप इधर से पढ़ना अपने पास से शुरू करेंगे, हम कहाँ रह रहे हैं, किस वायुमंडल में रह रहे हैं, वायुमंडल कैसा है, मिट्टी कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ की जनसंख्या कैसी है, संस्कृति कैसी है, आप बचते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर आप पृथ्वी की उत्पत्ति से पढ़ना शुरू कर दिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पढ़ना शुरू कर दिए, तो क्या होगा कि आप एक एक चीज़ें जानते हैं। अच्छा, ये क्लाइमेट कैसे हुआ, मानसूनी जलवायु क्या होता है, भूमध्य रेखीय जलवायु क्या होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु, ये मिट्टी कैसे बनती है, हमारे यहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है तो कैसे बनती है। तो जब वहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको आसानी समझ में आ जाती चली जाएंगी। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चल रहे हैं, और इसीलिए कहाँ शुरू होगा, ब्रह्मांड से। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया कि आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। यानी आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहेंगे। हमने बताया दो परिभाषा, एक या तो आप जितनी चीजें ब्रह्मांड में पाई जाती हैं सबका नाम ले लीजिए और कह लीजिए इनके समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, या आप कह दीजिए कि आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। अभी आकाश गंगा के बारे में हम लोग बात करेंगे। आकाश गंगा का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, आकाश गंगा के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी, हिंदी में कहेंगे ब्रह्मांड विज्ञान। और इस कॉस्मोलॉजी शब्द का प्रयोग जिस महोदय ने किया था वो थे क्रिश्चियन
वुल्फ। देखिए 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला, आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी शब्द किसने दिया? क्रिश्चियन वुल्फ ने दिया। उल्टा कर लें, क्रिश्चियन वुल्फ ने कौन सा शब्द दिया? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को। ब्रह्मांड किसे कहेंगे? आकाश गंगा के समूह को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। 3 क्वेश्चन है, चाहे उल्टा पढ़िए चाहे सीधा पढ़िए। आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी के जो शब्द दिया किसने दिया? क्रिश्चियन वुल्फ ने। तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। अब बात ये आता है, ये तो हो गया इसकी परिभाषा और किसने इस शब्द को दिया। अब बात ये आता है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, जो ब्रह्मांड के निर्माण का थ्योरी है उसको परिकल्पना कहा जाता है। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि एक्चुअली में एग्जैक्ट किसी के पास नहीं ये जानकारी है कि हमारा ब्रह्मांड या हमारी पृथ्वी कैसे बनी। बस केवल एक अपने अपने कल्पनाओं पे आधारित है। किसी की कल्पना ज़्यादा वैज्ञानिक है और किसी की कम है। और ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जितनी भी परिकल्पनाएं हैं सभी चाहे धार्मिक से लेकर के, जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है धार्मिक परिकल्पना, जो धर्म के हिसाब से दिया गया। धर्म में अपना सबका अलग अलग था, ठीक है। और एक वैज्ञानिक परिकल्पना होती है। तो धार्मिक परिकल्पना तो वर्तमान में पूर्णतया कोई नहीं मानता इसको, क्योंकि इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण ही नहीं है। जब दिए गए थे आज इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जो वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं, यानी जो साइंस के रिलेटेड हैं, उनमें भी कोई भी परिकल्पना ऐसी नहीं है जिसको 100% मान्यता मिली हो। परिकल्पनाएं आती हैं, कुछ दिन रहती हैं, फिर उनका आलोचना होता है, कोई नई परिकल्पना आती है। जैसे जैसे विज्ञान का खोज हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें जो है वो नई नई चीज़ें चलती हुई चली आ रही हैं। लेकिन इन सब में एक परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा था, वही मैं केवल आपको बताऊंगा। उसको कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। दोस्तों, ये दिया गया 1894 से लेकर के 1896 के मध्य में। दिया किसने? इसको देने वाले वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमन टियर। जॉर्ज लेमन टियर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, समझ लीजिए आउट क्वेश्चन है ये। क्या है? बिग बैंग सिद्धांत 1894 से लेकर 1896 के मध्य में आता है। किसने दिया? जॉर्ज लेमन टियर महोदय ने दिया। अब बात ये आती, देखिए 2 क्वेश्चन तो यहीं पे हैं, 2 ने एक मान लीजिए कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमन टियर ने, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दूसरा, अब बात यह आती है कि जॉर्ज ये इस बिग बैंग सिद्धांत में था क्या? तो इसमें था क्या? इन्होंने बताया, जॉर्ज लेमन टियर महोदय ने बताया कि एक जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति एक कण से हुई। एक कण था, उस कण को इन्होंने कहा क्या? गॉड पार्टिकल। क्या कहा? गॉड पार्टिकल। इन्होंने बताया कि एक कण था, ये कण में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और इसी कण को इन्होंने कहा गॉड पार्टिकल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस कण को जॉर्ज लेमन टियर ने क्या कहा था जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ठीक। दूसरा, ये जो गॉड पार्टिकल है इसी से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। और ये कई बार पूछा गया है कि उस कण से, जिस कण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा था गॉड पार्टिकल। किसने कहा था? जॉर्ज लेमन टियर महोदय ने कहा था। दूसरा इसमें आता है कि बाद में इसमें शोध भी हुआ, आपके 2012 में हुआ,
जिसको हिंग बोसान के नाम से जाना जाता है, वो इसी की सोच और इसी की वो समझ ले अप्लाइड थ्योरी थी कि इसी को जो है मतलब विस्फोट करके दिखाया गया कि किस हिसाब से जो है यानी किस गति से टकराया कण और जिसमें जो है इसकी उत्पत्ति हुई। इन्होंने एक बात और बताया था कि ये थ्योरी यानी अभी भी गॉड पार्टिकल जो था यानी वो कण था जिसमें विस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, वो अभी भी जारी है, यानी वो अभी भी क्या है, वैसे कि वैसे सतत हो रहा है और इसीलिए ब्रह्मांड में नई नई खगोलीय पिंडों का जो है निर्माण हो रहा है। ये बात ध्यान रखिए, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु वो अस्थाई नहीं है, सब नासमान है, यानी सब अस्थाई हैं, जो है उसको जाना है। यहाँ पे एक वस्तु या एक खगोलीय पिंड या किसी भी प्राकृतिक वस्तु का विनाश होता है तो किसी ना किसी एक प्राकृतिक वस्तु का जो होता है वो निर्माण होता है, यानी नासवान है पूरी की पूरी पृथ्वी। ठीक, अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ एज का भी एक क्वेश्चन आता है कि किसकी कितनी एज, अभी आगे जब पढ़ेंगे तो उसको देखते हुए चलेंगे। ठीक, आपसे जो यहाँ पे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमैन्टियर ने दिया, क्या दिया था, बिग बैंग सिद्धांत इसको कहा जाता है। और उस कण से, जिस कण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसको क्या कहा जाता है, गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक, इसको जो ये बिग बैंग थ्योरी है, इसको मैं हिंदी में मतलब लिख दिया, अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में लिखेंगे तो महाविस्फोट सिद्धांत इसका हो जाता है। ठीक है, बाकी इसको मैं मतलब ये अंग्रेजी शब्द है बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी, और इसको हिंदी में लिखे तो महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से उसको जानते हैं। ठीक, दूसरा कब दिया गया, तो सन नहीं पूछा जाता, लेकिन जान लीजिए 1894 से 96 के मध्य में आया था। ठीक, किसे, जॉर्ज लेमैन्टियर ने दिया था, वो कण जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, क्या कहा गया उसे, गॉड पार्टिकल कहा गया। अब चलते हैं पीछे, पीछे कहाँ, जो हमने आपको बताया था, देखिए इसमें थ्योरियां बहुत हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे क्वेश्चन भी नहीं वहां से बनता है। ये यही एक थ्योरी है जो केवल 3 क्वेश्चन मुश्किल से बनते, किसने दिया, क्या कहा गया, जिस कण से इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक, बाकी थ्योरी का जो बेसिक हो यही मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा कि एक कण था, उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फिर यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अब अगर बात ये आता है कि आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, तो फिर आकाश गंगा किसे कहा जाता है, यही तो बात आ गया। यानी आकाश गंगा, भाई ऐसे कह लें कि कई परिवार जब मिलते हैं तो गांव बनता है, यानी परिवारों के समूह को गांव कहते हैं, तो फिर परिवार किसे कहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो उसका होगा ना। बात वही यहीं पे है कि अगर आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कह देंगे तो फिर आकाश गंगा किसे कहेंगे, तो आकाश गंगा कहते हैं किसे, तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, यहां पर एक शब्द है समूह। समूह का सेंस ये है कि कई सारे हैं, इसका मतलब यही तो हो गया कि कई लोगों का ग्रुप है या कई लोग एक साथ हैं, इसी को तो हम लोग कहेंगे समूह। तो यानी ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। देखिए एक रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता, आपको मैच लगाने दे देता है, तो देखिए सबसे बड़ा ब्रह्मांड, ठीक, उसके बाद आकाश गंगा, फिर सौर मंडल, सौर मंडल में ग्रह, ग्रह में उपग्रह, ये छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा लगाने देता, ठीक है। सबसे बड़ा ब्रह्मांड, उससे छोटा आकाश गंगा, यानी ब्रह्मांड एक है, एक ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं, एक आकाश गंगा में कई सौरमंडल हैं, एक सौरमंडल में कई ग्रह हैं और एक ग्रह में कई उपग्रह हैं, और इनका आकार छोटे से बड़े ऐसे, यानी बड़े से छोटा लगाए चाहे छोटे से बड़ा लगाए तो क्रम लगा लेंगे। सबसे बड़ा ब्रह्मांड, फिर आकाश गंगा, फिर सौरमंडल, फिर आपका ग्रह, उसके बाद आपका उपग्रह, ठीक। अब यहाँ पे हमने बताया कि कई समूह है, यानी कई आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों को केवल उसी आकाश गंगा से मतलब है जो आकाश गंगा, यानी जिस आकाश गंगा में हम लोग हैं, केवल उसी आकाश गंगा से मतलब है। तो उस आकाश गंगा के टोटल 5 नाम हैं। आकाश गंगा,
क्षीर सागर, मंदाकिनी, मिल्की वे, गैलेक्सी। कितने नाम है उसके? 5। लेकिन अगर आपको कभी आकाशगंगा को इंग्लिश में लिखना हो तो गैलेक्सी लिखें, इसको आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। 5 नाम है, पांचों नाम अलग अलग देशों में हैं। जैसे इसे देखिए यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, हम लोग उस आकाशगंगा की बात कर रहे हैं जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं। तो जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उस आकाश के 5 नाम, आकाशगंगा, क्षीर सागर, मंदाकिनी, ये 3 नाम है इसे कहां पर? भारत में। मिल्की वे यूरोप में, गैलेक्सी यूनान में। पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आप टेट और सुपर टेट देते हैं तो कंपलसरी आपके लिए इंपॉर्टेंट। आकाशगंगा, क्षीर सागर और मंदाकिनी भारत में, मिल्की वे यूरोप में, गैलेक्सी कहा जाता है यूनान में। आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि आकाशगंगा के यूनान में किस नाम से जानते हैं, तो क्या कहेंगे? गैलेक्सी। यूरोप में किस नाम से जानते हैं? मिल्की वे। भारत में किस नाम से जानते हैं? मंदाकिनी, क्षीर सागर और आकाश गंगा। इन 3 नाम से भारत में जानते हैं। भाई आप ऐसे समझ लीजिए, एक आदमी होता है, उसके 2-3 नाम होते हैं, मामा यहाँ कुछ और, अपने यहाँ कुछ और, दोस्तों के बीच में कुछ और। व्यक्ति एक ही है लेकिन उसी व्यक्ति को अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पे जाना जा रहा है। यहाँ पे भी वही बात है कि आकाशगंगा ही है वो आकाशगंगा जिसमें हम लोग रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको जाना जा रहा है। पूछा जाता है आपसे, विडंबना तो यही है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए भारत में क्या कहते हैं, तो आकाशगंगा, क्षीर सागर और मंदाकिनी। तो फिर मिल्की वे कहाँ कहा जाता है? यूरोप में। गैलेक्सी कहाँ कहा जाता है? यूनान में। और इसी मिल्की वे को हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म है, ध्यान रखिएगा। अभी जब आकाशगंगा की संरचना पढ़ेंगे तो दुग्ध मेखला उसे कहा जाता है कि आकाशगंगा का जो भाग पृथ्वी से कभी कभी दिखाई देता है उसे कहते हैं दुग्ध मेखला। और ये मिल्की वे पूरे के पूरे आकाशगंगा का नाम है। कहाँ पर? यूरोप में। अभी जब हम आपको स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका तो वहाँ पे समझा देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका नामकरण हो गया। अब बात आती है इसकी संरचना की, कि इसकी संरचना यानी अब देखिए हम लोग उसी आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं और दूसरे नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जिसमें रहते हैं उसकी संरचना की बात करते हैं। तो बहुत पढ़े होंगे आप लोग कि कैसा है ये, ऑफलाइन होता तो पूछते। देखिए जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं, यानी जिस आकाशगंगा में हम हैं, हमारा ग्रह है, हमारा सौरमंडल है, उस आकाशगंगा का जो आकार है, यानी उस आकाशगंगा का जो आकार है वो कैसा है? चपटा है। कैसा है? चपटा है। ठीक, तस्तरी के समान जैसे प्लेट होता है उसी प्रकार चपटा है। इसमें जो भुजाओं की संख्या है, यानी जो भुजा है, भुजा की संख्या कितनी है? 3 भुजाएं। इसमें कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। यानी जिस मंदाकिनी में हम लोग रहते हैं उस मंदाकिनी का आकार प्लेट के समान चपटा है और इसमें 3 भुजाएं पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों भुजाएं घूर्णनशील हैं। कई बार पूछा गया है कि मंदाकिनी की भुजा स्थिर है कि अस्थिर है। तो ध्यान रखिएगा, अस्थिर। अस्थिर का मतलब क्या है? चलती है, ये भ्रमण करती है, घूमती है। तो इसीलिए कहा जाता है इसे क्या? घूर्णनशील है, यानी ये गतिशील है। इसमें क्या होती है? गति होती रहती है। ठीक, इसका एक केंद्र है, ये इसका केंद्र है और इसके केंद्र को, यानी जो इसका केंद्र है, इसके केंद्र को कहते हैं क्या? वल्ज। केंद्र को क्या कहते हैं? इसके वल्ज कहा जाता है। ठीक, मंदाकिनी का जो टोटल विस्तार है, यानी जो इसका टोटल विस्तार है, विस्तार की बात करें तो ये है 80,000 लाइट ईयर, यानी 80,000 प्रकाश वर्ष।
प्रकाश वर्ष आपको पता होगा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जो मंदाकिनी का हमारा टोटल विस्तार है ये है 80,000 प्रकाश वर्ष। अब देखिए 4-5 क्वेश्चन ही हो गए, पूछा जाता है सब। क्या? मंदाकिनी का आकार कैसा है? चपटा। कितनी भुजा है? 3। भुजाएं कैसी हैं? घूर्णनशील हैं। ठीक। इसके केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज। इसका विस्तार कितना है? 80,000 प्रकाश वर्ष है। एक बात ध्यान रखिएगा, कई लोग आपको मंदाकिनी की भुजा ऐसी बनाते हैं, 3 भुजाएं। ये गलत है। मंदाकिनी की भुजा सेम वैसी है जैसे एक रस्सी पकड़ लीजिए, रस्सी को घुमा दीजिए तो आप उसका छोर जानेंगे, केंद्र जानेंगे, लेकिन ये नहीं जानेंगे कि वो कितनी बार ऐसे मुड़ जाता है। और ये उस तरीके से नहीं है। ठीक। तो ये वाला फिगर गलत होता है, ध्यान रखिएगा। ये फिगर सही है। एक रस्सी का एक छोर पकड़िए, घुमा दीजिए, जैसे घूमेगा सेम उसी प्रकार किसकी भुजा? मंदाकिनी की भुजा। ठीक। कितनी भुजाएं हैं? 3। विस्तार कितना है? 80,000 प्रकाश वर्ष है। अब देखिए दोस्तों, इसके केंद्र के पास एक स्थान होता है, यहीं केंद्र के पास, जिसको कहते हैं क्वासर। क्वासर को ब्लैक होल भी कहा जाता है। अभी ब्लैक होल लेकिन एक दूसरा शब्द आता, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं इसको ब्लैक होल भी कह देता है। तो अभी हम बता देंगे उसमें अंतर क्या। क्वासर की विशेषता यह है, जब मंदाकिनी घूर्णन करती है तो क्वासर में हाइड्रोजन और हीलियम के जो यानी हाइड्रोजन हीलियम जो गैस होता है वो इकट्ठा होता है। और जब इकट्ठा होता है तो धीरे धीरे उनकी डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी जब बढ़ती है तो उनमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होने लगती है और तारों का जन्म होता है। अभी तारों का स्टार हम पढ़ाएंगे वहाँ पे, तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पूरी का पूरा एक टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी इतना समझिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि तारों का जन्म कहाँ पर होता है? तो क्वासर में होता है। कहाँ पर होता है? क्वासर में होता है। अगर भुजा पूछ ले तो तीसरी भुजा में। क्यों? क्योंकि क्वासर कौन सी भुजा में है? तीसरी भुजा में। तो केवल इसी में 3 क्वेश्चन है। पहला, तारों का जन्म कहाँ होगा? क्वासर में। किस भुजा में तारों का जन्म होगा? तीसरी भुजा में। क्वासर कहाँ स्थित है? तीसरी भुजा में। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक पूछता है कि हमारा सौरमंडल सूर्य के सौरमंडल आकाश गंगा के किस भुजा में स्थित है? यानी जो हमारा देखिए, जैसे एक ब्रह्मांड में कई सारे आकाश गंगाएं थी, वैसे एक आकाश गंगा में कई सारे सौर मंडल हैं। तो यहाँ हमारे सौरमंडल की बात हो रही है। जो हमारा सौरमंडल है, यानी जिस सौरमंडल में हम लोग रहते हैं, तो वो है इसके तीसरी भुजा में। और आपको पता होगा कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में जो वस्तु है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। और मंदाकिनी के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। सौरमंडल कौन से भुजा में स्थित है? तीसरी भुजा में स्थित है। तो मंदाकिनी का टोटल विस्तार कितना है? 80,000 प्रकाश वर्ष है। क्वेश्चन आपसे यह है कि सूर्य से बल्ज की दूरी पूछ लेता है। या तो कह देगा सूर्य से बल्ज की दूरी बता दीजिए, या कह देगा सौरमंडल के केंद्र से मंदाकिनी के केंद्र की दूरी बता दीजिए। बात वही है। और वो है, यानी जो हमारा सूर्य है, सूर्य से जो बल्ज की दूरी होगी वो है 32,000 लाइट ईयर। कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष है। अब चाहे हम कह लें सौरमंडल के केंद्र से मंदाकिनी के केंद्र की दूरी। भाई सौरमंडल का केंद्र कौन है? सूर्य। मंदाकिनी का केंद्र कौन है? बल्ज। और चाहे कह लें सूर्य से बल्ज की दूरी कितना है? 32,000 प्रकाश वर्ष है, या 32,000 लाइट ईयर है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 10-12 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, मंदाकिनी का आकार कैसा है? चपटा। ठीक। कितनी भुजा है? 3। भुजाएं कैसी हैं? घूर्णनशील। केंद्र को क्या कहेंगे? बल्ज। टोटल विस्तार 80,000 लाइट ईयर। सौरमंडल कौन सी भुजा में है? तीसरी भुजा में। ठीक। तारों का जन्म कहाँ होता है? तीसरी भुजा में। स्थान कौन सा है? क्वासर। क्वासर किस भुजा में है?
तीसरी भुजा में। शूल से बल्ज की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। यह है क्या, हमारे मंदाकिनी की संरचना। ठीक, इसके बाद देखिए, आप लोग वीडियो देखते रहिए, शेयर भी करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, ताकि पता चले अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है, क्या नहीं है, कुछ सुधार करने की क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। तो बताते रहेंगे तो हम लोग भी उससे क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो आप लोगों का सहयोग ही होगा, बताते रहेंगे। शेयर करिए वीडियो। और एक बात ये समझ लीजिए, जीएस का जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, उससे बाहर का नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता। जो टॉपिक, जितनी टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर का नहीं आएगा, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। बाकी जो पढ़े ही नहीं है या जो अभी पढ़ाया ही नहीं गया, तो वो भाई उसकी गारंटी कौन लेगा। लेकिन ये कि जितना पढ़ा दिए उस टॉपिक से क्वेश्चन, अब जितना मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूँ, चाहे पॉलिटी क्लास ही चाहिए, कोई भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। अगर बाहर का है भी तो अगर उसको अप्लाइड रूप में होगा, और अगर उसको आप उसी में खोजेंगे तो उसी में उसका उत्तर कहीं ना कहीं होगा। ठीक, लेकिन उसके जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं जीएस में, उसको आपको खोजना पड़ता है। वो होता वही, क्योंकि अप्लाइड समय समय पे बदलते रहते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बनते रहते हैं, तो आपको खोजना पड़ेगा उसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा उसका। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आता है तारामंडल। ये तो टेट वालों से इतनी बार पूछा गया है, तारामंडल क्या है, नक्षत्र क्या है, ये सब पूछा। तारामंडल क्या है, देखिए, आप कभी रात में देखते होंगे आकाश में, तो आपको तारों की ग्रुपिंग नजर आती होगी। ग्रुपिंग का सेंस ये ऐसा लगता होगा कुछ तारे एक ग्रुप में, कुछ तारे एक ग्रुप में, कुछ तारे एक ग्रुप में, समूह नजर आ, यानी तारों के विशेष समूह को ध्यान रखिएगा। तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तारों के विशेष समूह का मतलब ये होता है कि एक आकाशगंगा में कई सारे ऐसे छोटे छोटे तारा मंडल, यानी ऐसा लगता है कि कुछ तारे एक साथ में बैठे हुए हैं, कुछ तारे एक साथ में, कुछ तारे एक साथ में हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या, तारामंडल या नक्षत्र। तारामंडल या नक्षत्र के नाम से उनको जानते हैं। पृथ्वी क्या करती है, ये आपका सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण पथ है। यानी पृथ्वी क्या करती है, एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चारों तरफ घूमती है, तो इसके मार्ग में ऐसे 12 तारामंडल आते हैं। कितने तारामंडल आते हैं, 12 तारामंडल आते हैं। और इन्हीं 12 तारामंडलों को ज्योतिषी शास्त्र में क्या कहा जाता है, राशि चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, राशि। यानी देखिए, 2 क्वेश्चन है केवल यहाँ पे। पृथ्वी यानी आकाशगंगा में दिखाई देने वाले तारों के विशेष समूह को तारामंडल कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी के मार्ग में कितने तारामंडल पड़ते हैं, 12, और इन्हें क्या कहा जाता है, राशि चक्र कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो है सेंटारस, यानी हमारे आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो सेंटारस है। यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ध्रुव तारा किस तारामंडल का सदस्य है, तो सप्तऋषि या लिटिल बियर तारामंडल का सदस्य है। अभी हम लोग ध्रुव तारा के बारे में बात करेंगे, जब तक तारा पढ़ेंगे तब वहां पे बात करेंगे डिटेल में, अभी इतना ही। दोस्तों यहाँ पे एक देखिए, अभी जो है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, अभी हम लोग कॉस्मोलॉजी को एकदम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉस्मोलॉजी बहुत बड़ा है और आपके एग्जाम में पूरे कॉस्मोलॉजी क्वेश्चन नहीं पूछता। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता, मैं केवल वही पोर्शन अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। एक क्लास के बाद जब हम लोग सूर्य पढ़ना शुरू करेंगे, वहाँ से पूरा एक सिस्टम में पढ़ना शुरू करेंगे, पूरा एक सिस्टम में जो है उसको पढ़ेंगे और एक साथ में पूरा उसको जो है पढ़ा जाएगा, कुछ उसमें छूटेगा नहीं। लेकिन अभी जो है, अभी वो यहीं तक। अब देखिए, इसमें एक आता है
तारामंडल है जिसको कहते हैं मून आकाश गंगा। ये आकाश गंगा जिसको कहते हैं बेबी मून आकाश गंगा। बेबी मून आकाश गंगा को तारा बनाने की क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में लगभग ये क्या करती है? 400 तारे का निर्माण करती है, इसीलिए इसे तारा बनाने की मशीन कहा है। कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा, यानी सबसे ज़्यादा तारों का निर्माण कौन सी आकाशगंगा करती है? तो वो करती है बेबी मून आकाश गंगा। और कितना तारे? 400 तारे बनाती है। कितने? एक वर्ष में। इसीलिए इसको तारा बनाने की मशीन कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा जो हमारी आकाशगंगा है वो एक वर्ष में 10 तारे बनाती है केवल। ये औसत है, ध्यान रखिएगा। औसत मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। तो औसत रूप से हमारी आकाशगंगा 10 तारे एक वर्ष में, और ये जो है औसत रूप से जो है एक वर्ष में लगभग 400 तारे का निर्माण करती है। इसीलिए इसे तारा बनाने की मशीन के नाम से जाना जाता है। किसको? बेबी मून आकाश गंगा को तारा बनाने की मशीन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है जो हमारी आकाश गंगा है, यानी जो हमारी आकाश गंगा है, इसके आगे हम लोग चलेंगे तो देखिए दो चीज़ें हैं। एक पढ़ना आपको तारा, और इनको तारों का जीवन चक्र पढ़ना है आपको, और इसी में आपको पढ़ना है सूर्य फिर ग्रह, एक ये करके जो हम लोगों को देखना है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।